मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रपात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो सभी दर्शक मित्रों, विद्वानों, विद्यार्थियों, गुणग्राही शोधकर्ताओं को, जिज्ञासुओं को, सबको, साथ ही खासकर मेरे परम स्नेही मित्र कमल किशोर जी को सादर ज्ञापित है, संबोधित। कमल किशोर जी बराबर इस क्षेत्र में मुझे प्रेरित और उत्साहित करने का काम करते हैं। टॉपिक का नाम है, आगे से बढ़ने से पहले मित्रों, टॉपिक का नाम है, टाइटल का नाम है 4 स्टेप या अन्य थ्योरी जानने से पहले कृष्णमूर्ति प्रणाली की समझ आवश्यक। या मित्रों, द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कृष्णमूर्ति सिस्टम इज नेसेसरी बिफोर knowing the 4 steps or other theory। जी हाँ मित्रों, ये सर्वप्रथम मैं तुलसीदास की तरह ऐसे मित्रों की वंदना करता हूं, एकाध जो हमेशा निगेटिव ही लिखा करते। और तुलसीदास ने भी अपने प्रथम चौपाई में उन्हीं की वंदना किया था, जो बिना स्वार्थ के दाएं बाएं प्रभावित किया करते। साथ ही मैं सभी जिज्ञासुओं, विद्वानों और लेखकों, शोधकर्ताओं का समादर और सम्मान भी करता। हमेशा एक विद्यार्थी के रूप में जो कुछ भी मिला है उसको पढ़ता रहा हूं, शोध खोज करता रहा हूं। आज 35-36 साल से पूरा समय बिताया हूं, और जो कुछ भी मुझे ईश्वर की कृपा से, इष्ट देव की कृपा से प्राप्त हुआ है, वो निस्वार्थ बांटने का प्रयास है। तो मित्रों, आज का टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में जो बेल आइकन आती है उसे जरूर पुश कर दीजिए, तथा ऑल के बटन को जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन तत्काल आप तक पहुंचे। मित्रों, टाइटल में स्पष्ट है कि 4 स्टेप या अन्य थ्योरी जानने से पहले कृष्णमूर्ति प्रणाली की समझ आवश्यक। अनेक थ्योरी, अनेक पद्धतियां निकल चुकी हैं कृष्णमूर्ति पद्धति के बाद भी, और वैदिक और पराशरी ज्योतिष के बाद भी अनेक पद्धतियां निकली। अंत में 100 साल पहले लगभग कृष्णमूर्ति जी ने शोध करके एक वैज्ञानिक आधार दिया, सूत्र दिया। तो मित्रों, एक बच्ची आई है, उसी को, चलो बेटा आगे बढ़ता। फिर भी गोलबर्ग पद्धति, गोलबर्ग थ्योरी, 4 स्टेप थियरी की बड़ी चर्चा होती है। कमल किशोर जी ने भी चर्चा किया था। उसी जिज्ञासा में, उसी समाधान में मैं आज वीडियो दे रहा हूं। बहुत ही उपयोगी वीडियो है। इसको अगर आप समझ गए तो कृष्णमूर्ति प्रणाली को आप समझ गए। कोई भी थियरी समझने के पहले कृष्णमूर्ति प्रणाली को समझना आवश्यक, सही समझना। आइए, बहुत भाषण और व्याख्यात्मक न बना करके मैं टॉपिक पे आता हूं। इसमें लगभग मैंने 12 पॉइंट दिए हैं, सबको पढ़ करके समझाने का प्रयास कर रहा हूं। पहला पॉइंट है राशि एवं नक्षत्र स्थिति का अंतर। कृष्णमूर्ति जी के पहले राशियों का महत्व ज्यादा था, नक्षत्रों का भी महत्व ज्यादा था।
लेकिन उन्होंने राशियों से ज्यादा नक्षत्रों को अधिक महत्व दिया इसको 30-40 साल के अनुभव में जब समझे। अर्थात ग्रह जिस राशि में होता है, जिस भाव में उसकी राशि होती है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है जिस नक्षत्र में होता है वो नक्षत्र, जिस भाव और जिस भाव में उसकी राशि ना। ये पहला पॉइंट है। इसी पर ही सिग्निफिकेटर तय होते हैं और राशि और नक्षत्र से उप नक्षत्र और उप नक्षत्र तक इसे 4 स्टेप कहा गया है। ये आता है, बाद में इस पे बात करो। 1 से 249 तक की संख्या का आविष्कार एक क्रांतिकारी कदम। कृष्णमूर्ति जी के पहले अधिकतम 108 संख्याओं का आविष्कार उत्तर कालामृत में किया गया। उसका आधार था नवांश, अर्थात 12 राशियों में 108 नवांश होते हैं और इसी को आधार बना के संख्याएं दी गई और प्रश्नों के समाधान के लिए आधार दिया गया। लेकिन कृष्णमूर्ति जी ने उसे 249 संख्या दे करके उसके वैज्ञानिकता को और भी निखार दिया है। उन्होंने उसके महत्व को समझा और विंशोत्तरी दशाओं के आधार पर ग्रहों को समान भाग न दे करके विंशोत्तरी दशा के आधार पर जिस ग्रह को जो वर्ष और साल मिले हैं उसके आधार पर उन्होंने नक्षत्रों को 27 नक्षत्रों को 9 भागों में विभाजित किया और इस तरह से 249 भाग बने और उन्हीं 249 भागों को उन्होंने उप नक्षत्र स्वामी या उप विभाग का नाम दिया, उसी को होरारी संख्या दिया। यद्यपि उसमें भी उन 9 उप नक्षत्रों को फिर 9 भागों में बांट के कुल 2193 संख्याएं होती हैं। इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कृष्णमूर्ति प्रणाली। ये कदम एकदम क्रांतिकारी है मित्रों, इसलिए ज्यादा क्रांतिकारी है कि इसके पहले प्रश्न कुंडली द्वारा यद्यपि नियम बताए गए थे कि एक से अधिक प्रश्न हो या एक से अधिक जातकों का प्रश्न एक ही समय में हो, तो पहले प्रश्न कुंडली द्वारा, उसके बाद चंद्र कुंडली द्वारा, उसके बाद सूर्य कुंडली द्वारा, उसके बाद बृहस्पति कुंडली द्वारा, इस तरह से बताया गया। लेकिन उतना सटीक नहीं उतरते थे। लेकिन ये अपने आप में बहुत ही वैज्ञानिक, तर्कसंगत और फलदायक, फल देने वाला प्रयोग सिद्ध हुआ है। 1 से 249 तक की संख्या। इस प्रणाली में कोई ग्रह शुभ या अशुभ, उच्च या नीच नहीं होता। कृष्णमूर्ति प्रणाली में कोई ग्रह शुभ या अशुभ नहीं है, चाहे वो बृहस्पति हो, चाहे राहु केतु हो, चाहे शनिश्चर हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे बुध, सबको बराबर सम्मान मिला है और न कोई ऊंच होता है न कोई नीच। जो हमारी मनचाही बातें पूरी करे वो हमारे लिए शुभ है और जो न काम बात पूरा करे वो अशुभ। उदाहरण के लिए अगर एक ही समय कोर्ट में केस का फैसला हुआ, समय एक है, ग्रह वही है, वही ग्रह दोनों पर प्रभावी हैं, पक्ष और विपक्ष पर, लेकिन जिसकी जीत हुई उसके लिए वही ग्रह शुभ हैं और जिसकी हार हुई वही ग्रह अशुभ। इससे स्पष्ट हो जाता है कि कोई ग्रह शुभ अशुभ नहीं है। हमारे अनुसार, हम अपने अनुसार उसको शुभ अशुभ मानते हैं और वो आपके कुंडली और दैवी आपका जो कर्म है, भाग्य है, उसका प्रारब्ध की देन है। इसमें भावों को विशेष अहमियत, कोई भी घटना उस विशिष्ट भाव से संबंधित दशा अंतरदशा में होगी। इस प्रणाली में राशियों से ज्यादा भावों को, लग्न कुंडली से ज्यादा भाव कुंडली को महत्व दिया गया है। इसी नाते लग्न कुंडली के साथ कस्प कुंडली बनाई जाती है और वो भावारंभ होती है, वो पुरानी पद्धति दशम लग्न के द्वारा भाव मध्य पद्धति से, वो चीज नहीं है। उसका भी वैज्ञानिक तर्क दे करके कृष्णमूर्ति जी ने इस प्रणाली को डेवलप किया, जो आज हम लोगों को प्रेडिक्शन देने में और जातक और प्रेक्षक उससे संतुष्टि को देखते हुए जाने सफल है।
कोई भी घटना उस विशिष्ट भाव से संबंधित दशा अंतरदशा में ही होती है, ये सिद्ध करके उन्होंने बता दिया। घटना के प्रमुख एवं सहायक एवं विरोधी भावों का बारीकी से विचार आवश्यक। उन्होंने एक नया स्वरूप दिया कि घटना के प्रमुख सहायक और विरोधी भाव कौन है। जैसे एक घटना ले लीजिए, विवाह। विवाह 7वां स्थान पहले भी ज्योतिष में प्रमुख था, आज भी, लेकिन उन्होंने प्रमुख भाव के साथ सहायक भाव भी दिया। सहायक का मतलब अगर विवाह होगा तो परिवार में एक सदस्य की वृद्धि होगी, अर्थात द्वितीय स्थान जो परिवार वृद्धि का। 11वां स्थान इच्छा पूरक होता है, लाभकारी होता है। इस नाते 11वां 2 और 11 सहायक भाव हुए, 7 प्रमुख भाव। तो 2, 7, 11 है। जब कोई ग्रह 2, 7, 11 भावों का कार्जेश हो या कस्पल सबलाड सप्तम का 2, 7, 11 भावों का कार्जेश हो, सिग्निफिकेटर हो, तो विवाह होगा। और कब होगा? जिस ग्रह की दशा अंतर दशा में 2, 7, 11 भाव आएगा। ये स्पष्ट फलादेश मिलता है और ये सटीक भी सिद्ध होता है। इस वजह से अन्य भावों को प्रमुख और सहायक भाव उन्होंने दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि विरोधी भावों को भी बारीकी से अध्ययन करिए, तभी घटनाओं का आरोह अवरोह पता चलता है, गतिरोध पता चलता है। गतिरोध जैसे विवाह हुआ लेकिन उसमें गतिरोध क्यों आया, मत विभिन्नता क्यों आई, संबंध विच्छेद क्यों आया, इस तरह से झगड़े फसाद क्यों आए, कोर्ट केस क्यों आया, इस तरह से घटनाएं मिलती हैं। उसका कारण होता है विरोधी भावों की अधिकता। विरोधी भाव का मतलब आप उसी एक विवाह वाले सूत्र को मैं बता रहा हूं, नियम को। 7वें भाव का व्यय स्थान है 6वां, द्वितीय का व्यय स्थान है पहला, और 11वें का व्यय स्थान है 10वां। अर्थात 1, 6 और 10 2, 7, 11 के व्यय स्थान में है, और 8 और 12 सबके विरोधी होते हैं। इस तरह 1, 6, 10, 8 और 12 ये विरोधी भाव हैं विवाह के, 2, 7, 11 के। ये जितनी संख्या में सिग्निफिकेटर के रूप में उस सबलार्ड में, सप्तम के सबलार्ड में आए होंगे, उतना ही ये निश्चित है कि विवाह होने के बाद भी विवाह सुखप्रद नहीं होता, और जिस दशा में ये चीज विविधता से मिलेंगे उसका फल इस तरह से अन्य भावों के साथ। घटना कब होगी विंशोत्तरी दशा की प्रधानता? जी हाँ मित्र, कृष्णमूर्ति प्रणाली में केवल विंशोत्तरी दशा को चुना गया है, जबकि पाराशरी पद्धति में भी सर्व शिरोमणि विंशोत्तरी दशा को बताया गया है। लेकिन 60 से ऊपर दशाओं का वर्णन है, जिसमें कुछ दशाएं आपको, जैसे अष्टोत्तरी दशा, योगिनी दशा, तमाम दशाएं हैं। आप पढ़ के अध्ययन किए होंगे, जानते होंगे, हमने भी पढ़ा है। लेकिन विंशोत्तरी दशा द्वारा किया गया फलादेश या घटनाएं के घटित होने का समय एकदम सही होता है। इस तथ्य को जान करके, परख करके, पाराशरी से, ज्योतिष से इसको उन्होंने अपनाया। इस नाते सार सार को गही रहे थोथा देव। एक ही समय एक से अधिक परीक्षकों के प्रश्नों या एकाधिक प्रश्नों का चमत्कारी फलादेश 1 से 249 तक की संख्या द्वारा, 1 से 249 की संख्या द्वारा 1 से अधिक परीक्षकों का या 1 से अधिक प्रश्नों का समाधान। 10वां सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है कृष्णमूर्ति प्रणाली की, रूलिंग प्लैनेट्स। रूलिंग प्लैनेट्स अर्थात प्रश्न स्थल पर प्रश्न समय में उदित लग्न का स्वामी नंबर 1 क्रमशः लीजिएगा, क्रमशः लिया जाता। दूसरा चंद्र नक्षत्र का स्वामी दूसरे क्रमांक पर, तीसरे क्रमांक पर चंद्र जिस राशि में है उसका स्वामी, और चौथे क्रमांक पर दिन का स्वामी जो दिन है। अर्थात इन्हीं 4 रूलिंग प्लैनेट्स जो तात्कालिक सहयोगी ग्रह माने जाते हैं, सलाहकार माने जाते हैं, ईश्वरी सलाहकार, और इसका चमत्कारी प्रयोग करके उन्होंने दिखाया, और हम करते हैं तो जान जाते हैं। जन्म समय का रेक्टिफिकेशन रूलिंग प्लैनेट के बिना संभव नहीं,
और उतना सटीक नहीं अगर कोई दूसरी पद्धति अपनाई जाए। कोई ग्रह संधि में है तो किस राशि में है ये निर्णय किया जाना, लग्न संधि में है तो कौन सी लग्न होगी ये निर्णय किया जाना, किस दशा में अंतरदशा में कार्य सिद्धि होगी ये निर्णय किया जाना। जहां संधि हो, शंका हो, कंफ्यूजन हो, भ्रम हो, रूलिंग प्लेनेट द्वारा हम सही कर सकते हैं। अब आते हैं कमल किशोर जी के आग्रह पर उन्होंने गुलबर्ग थ्योरी और 4 स्टेप थ्योरी को कमेंट में लिखा था, आग्रह किया था कि इस पे जरूर वीडियो दीजिए। तो आज उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। और गुलबर्ग थ्योरी तात्कालिक प्रश्नों के समाधान के लिए हाँ या ना में का अभ्युदय हुआ। उसके साथ टीएसपी भी जुटा बाद में। टीएसपी का मतलब थियरी ऑफ शॉर्ट प्रेडिक्शन, और उसमें 1 से 249 तक की संख्या के आधार पर, 1 से 2193 की संख्या के आधार पर, 9 तथा 27 के आधार पर प्रश्न के समाधान को राशि नक्षत्र, उप नक्षत्र, उप नक्षत्र को देखते हुए एक थियरी दी गई है। जो झटपट प्रणाली मैंने दिया है या जो वर्णन मैंने अब तक किया है ये सब उसी से निकला हुआ है। और जो भी विद्वान इसके रचयिता हैं, आविष्कारक हैं, उनको मेरा साधुवाद है, नमस्कार है, उनको मैं समादर करता हूँ, सम्मान देता हूँ। हर चीज को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। तो मित्रों, इसमें मेरिडियन टाइम का मतलब हर देश का अलग अलग मेरिडियन टाइम होता है। हमारा IST है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय, जो 82:30 देशांतर पर बना है, 5:30 बजे होता है। लंदन का 00 AM पर होता है। विस्तार में चर्चा करने पर इसके फर्क का पता चलेगा। और उन्होंने ये बताया है गुलबर्ग थ्योरी में कि आप कहीं भी पैदा हुए किसी स्थान पर हैं देश में, लेकिन आपको कोई जरूरी नहीं है उस समय का सूर्योदय लें, उस समय का कोई समय लें। बस आप 101 से लेकर इतनी संख्याओं का को चुनिए। और उसकी थ्योरी उन्होंने दिया है, बड़ा अच्छा मुझे भी लगा, प्रभावी लगा। तो मैं उसमें कोई कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे ये पूरा पता है कि जो आज तक मैंने सैकड़ों वीडियो दिए हैं, कहीं न कहीं वह रूप उभर के आया है। मैं 1 से लेकर 249 तक की संख्याओं का ही समादर इसलिए करता हूँ तो उसमें सब निहित है। 1 से 249 संख्या के बाद जो उप नक्षत्र स्वामी निकाले जाते हैं, वो उप नक्षत्र स्वामी की गणना कर ली जाए तो 2193 हो जाएगी। 9 संख्या उन्होंने 9 ग्रहों पर दिया है, उसको आधार बनाया है 27 संख्या, 27 नक्षत्र। तो मैं कमल किशोर जी को या आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि कृष्णमूर्ति प्रणाली का पूरा अध्ययन कर लीजिए। तो अभी कोई बहुत आवश्यक नहीं है कि अन्य प्रणाली पर मंथन किया जाए। हाँ, शोध आवश्यक है, हमारे विद्वान साथीगण कर रहे हैं, जिसका मैं सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ। और आगे चल करके और भी सफल हो, फलदायी हो इनका यह परिश्रम। दूसरा, हमारे कमल किशोर जी ने या कई जिज्ञासुओं ने 4 स्टेप थ्योरी का नाम लिया है। मित्रों, 4 स्टेप थ्योरी कोई नई चीज नहीं। 4 स्टेप का मतलब आप यूं समझ लीजिए कि ग्रह जिस भाव में बैठा है और किस भाव में उसकी राशियां हैं, ये फर्स्ट स्टेप। उस ग्रह का नक्षत्र स्वामी किस भाव में बैठा है, किस भाव में उसकी राशियां, ये सेकंड स्टेप। ये सिग्निफिकेटर हो जाते हैं। अब उसी राशि, उसी ग्रह का उप नक्षत्र स्वामी कौन ग्रह है, वो किस भाव में बैठा, किस भाव में उसकी राशियां हैं, ये थर्ड स्टेप हुआ। और उस उप नक्षत्र स्वामी का नक्षत्र स्वामी स्टार लॉर्ड
किन भावों में बैठा है, किस भाव में बैठा है, किस भाव में उसकी राशियां, ये 4 स्टेप अर्थात ग्रह और उसका उप नक्षत्र स्वामी, ये दोनों को नक्षत्रों के माध्यम से 2-2 स्टेप दिया गया है और इसी को 4 स्टेप कहा गया है। इस 4 स्टेप थ्योरी को हमने देखा तो एक नई चीज बताने का पहल किया गया है, लेकिन उसको मैंने कई वीडियो में बताया है। कंजंक्शन अर्थात ग्रहों की ज्युति, जिस ग्रह के साथ कोई ग्रह साथ ही में बैठा हो और 3 डिग्री 33 मिनट तक की दूरी हो, अर्थात 4 अंश लगभग की दूरी हो, उसको युति कहा गया है, महत्व दिया गया है। और वो उस ग्रह के एजेंट का काम करता है, अर्थात उस ग्रह में कोई कमी है तो वो एजेंट जो है उसको शक्ति दे करके उसको पूरा करता है। ये विस्तार का विषय है। तो मित्रों, 4 स्टेप थ्योरी का भी मैं समर्थन करता हूँ, गुलबर्ग थ्योरी का भी समर्थन करता हूँ, और जितने भी विद्वान ज्ञात अज्ञात हैं सबका सम्मान और समर्थन करता हूँ, क्योंकि निश्चित रूप से कुछ ईश्वरीय शक्ति, नेचुरल गिफ्ट है उनके अंदर कि इस क्षेत्र में आगे आकर के लोगों के कल्याण के लिए या ज्योतिष के उत्थान के लिए सोच रहे हैं। मैं सबका सम्मान करता हूँ। मैं सभी उन मित्रों की वंदना करता हूँ जो अनायास दाएं बाएं आकर के व्यवधान डालने का प्रयास करते हैं, लेकिन मैं उनको सम्मान देता हूँ, धन्यवाद इसलिए करता हूँ कि किसी बहाने मुझे याद तो करते हैं। लिखते हैं कि लैक ऑफ नॉलेज है इनके अंदर, यह हनुमान की पूजा बताते हैं, यह रत्नों के बारे में बताते हैं। उनसे मेरा आग्रह है कि मेरे हर वीडियो को देखिए और उसमें लैक ऑफ नॉलेज किस बिंदु पर मैंने दर्शाया है इसको जरूर चिन्हित करिए, मुझे बताइए, ताकि मैं जो है उसके प्रति सचेत हो सकूं। और कोशिश कीजिए कि कोई पॉजिटिव वर्क करिए, ताकि आप भी वीडियो बनाइए, अच्छी चीज दीजिए समाज को। मैं ही नहीं दे रहा हूं, कोई जरूरी नहीं है कि मैं सर्वज्ञ हूं, लेकिन जितनी जानकारी है अच्छी चीजें आप में बांट रहा हूं। इस नाते कमल किशोर जी की तरह मेरा मनोबल बढ़ाइए। और जितने लोग आते हैं, हमारे कमेंट करने वाले, टिप्पणी करने वाले बहुत से साथी हैं, सबका नाम गिनाना मैं नहीं चाहता, याद भी है तमाम लोगों का नाम। वो मेरा मनोबल बढ़ाते हैं अच्छा कमेंट के, और अगर कोई खराब भी लिखता है तो उसको मैं प्रणाम करता हूं, सम्मान करता हूं, क्योंकि मेरा काम है। चरण धरत चिंता करत चितवत चारि ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अर्थात सुवर्ण माने अच्छे भावों को मैं खोजता हूं, अच्छी चीज आपके लिए कहाँ मिले। मैं एक लेखक की हैसियत से, एक ज्योतिष के विद्यार्थी की हैसियत से सुवर्ण माने स्वर्ण अक्षरों को, स्वर्णाक्षरों को खोजता हूँ, स्वर्णिम गुणों को खोजता हूँ, स्वर्णिम सूत्रों को खोजता हूँ। और सबको सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। अन्य में मित्रों, इस वीडियो का टॉपिक आज यही समाप्त करता हूं और 1 सेकंड आपको अवसर देता हूं ताकि नोटिंग करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अंत में आग्रह है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखिए, पसंद आवे तो लाइक जरूर करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः हार्दिक शुभकामनाएं।